हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस की, और जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट के अपने प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। तो उन प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है केमिस्ट्री में? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपने यहाँ पर देख लिए थे प्रैक्टिस सेट के। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस आज लेकर चलेंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर इनमें से कौन सा फेनोमेना आपका बढ़ता है? तो हमने देखा था इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज, ये सब किस प्रकार से बढ़ते हैं? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसी प्रकार से। ओके, चलिए। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। जैसे जैसे आप क्या करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड। तरल में क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो पाया जाता है, यानी बहने का गुण पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही होगा, यानी कि कौन सी चीज बहती है आपकी, ठीक है। ओनली गैसेज बिहेव लाइक फूड। केवल जो गैसेज होती है, यानी गैसीय अवस्था में कोई भी चीज पाई जाती है, वो बिहेव लाइक फ्लूइड, वो तरल की भांति व्यवहार करती है, यानी गैसों में फ्लो देखने को मिलता है, ठीक है। बी है आपका, गैसेज एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। जो गैसेस और गैस के साथ साथ ठोस होते हैं वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं? आपकी तरल की भांति व्यवहार करते हैं। वहीं सी है, गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। जो गैसेस होती हैं और साथ में जो कैसे होते हैं, लिक्विड यानी कि द्रव होते हैं, वो आपके तरल की भांति व्यवहार करते हैं या उनमें बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है। डी है, ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड। केवल जो आपके द्रव होते हैं वो फ्लूइड की भांति व्यवहार करते हैं। तो जब आपने अणुओं के बारे में पढ़ा था, ठोस, द्रव, गैस, जो आपके तीनों अवस्थाएं आपने देखी थी, तो तीनों अवस्थाओं में आप बात किसकी करते थे? जिन कणों से मिलकर वो बने हुए होते थे, या जिनको आप क्या कहते थे कि कंपोजिशन। कंपोजिशन किस प्रकार, जैसे ये पेन है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ, ठीक है। वो कणों के बीच में अपने आकर्षण बल होंगे, रिक्त स्थान होगा, तो उनके आधार पर आपने ठोस, द्रव, गैस तीनों को अलग अलग विभाजित किया, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा था कि जब कणों के मध्य में आकर्षण बल कम हो जाता है, तो आकर्षण बल की कमी के कारण वो जो कण होते हैं वो फ्री हो जाते हैं इधर उधर घूमने के लिए, मूव करने के लिए। तो द्रव और गैसेस के बीच में, उनके अणुओं के बीच में आपने सबसे ज्यादा रिक्त स्थान देखा था, ठीक है। अगर हम ठोसों की बात करें तो ठोसों में ये रिक्त स्थान बहुत कम होता है। द्रव की बात करें तो ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है रिक्त स्थान, और गैसेस की बात करेंगे तो वो रिक्त स्थान बहुत ज्यादा पाया जाता है। और रिक्त स्थान, ये हो गया आपका सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया गैस, ठीक है। रिक्त स्थान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका क्या होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इन अणुओं के बीच में, वो कैसा होता जाएगा आपका, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। यानी यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कम है सॉलिड की तुलना में, यहाँ पर सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स है। इसीलिए जो ये अणु है या कण है, जिनको पार्टिकल्स आप बोल रहे हैं, वो फ्री है मूव करने के लिए, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो फ्लो यानी बहना, तो बहने का गुण आपका किस में मिलेगा? लिक्विड तो आपने देखे ही है, लिक्विड में बहने का गुण होता है, पानी आपका बहता है, फ्लो करता है। उसी प्रकार गैसेस में भी बहने का गुण पाया जाता है। ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? गैसेस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फूड, यानी गैस और द्रव जो आपके होते हैं वो तरल की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। चलिए आंसर नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों, लास्ट सेशन में तो आपने चैप्टर 1 के एमसीक्यूज देखे थे, ठीक है। आपके 1 के जितने भी क्वेश्चन थे, यहाँ पर हम आपके जितने भी केमिस्ट्री में
1 2 3 4 जितने भी आपके चैप्टर आ रहे हैं केमिस्ट्री वाले पोर्शन के, उन सब के क्वेश्चन आंसर देखेंगे प्रैक्टिस सेट बना करके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट, ये आपका थर्ड क्वेश्चन होगा। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फेनोमेनन ऑफ, ठीक है, ड्यूरिंग समर, समर के दौरान यानी कि गर्मियों में आपका वाटर केप्ट इन अ अर्थन पॉट, वाटर किस में रखा जाता है, पानी आपके मिट्टी के घड़े में रखा जाता है, बिकम्स कूल, ठंडा हो जाता है, बिकॉज ऑफ द फेनोमेना ऑफ, किस कारणवश वो ठंडा हो जाता है। तो आपको पता है मिट्टी का घड़ा है, जो घड़े के बाहर क्या होगा, जो पानी आता है रिस करके, कैसे, वहां पर घड़ा है, घड़े के अपना एक टेम्परेचर होगा, बाहर से क्या पड़ रही है, ऊष्मा पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, गर्मियों का टाइम है सपोज, तो बहुत ज़्यादा हीट पड़ेगी, फिर क्या होता है, फिर वहाँ जितना भी सतह पर पानी आता है घड़े के, उसको वाष्पीकृत करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो अंदर पानी से एनर्जी को लेता है और इस प्रकार से फिर वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया वहाँ पर होती है, और जो अंदर पानी पाया जाता है वो कैसा होने लगता है, ठंडा होने लगता है। ठीक है, तो किस फेनोमेना पे काम करता है वो हम देखेंगे। ए है डिफ्यूजन, बी आपका ट्रांसपिरेशन है, सी ऑस्मोसिस और डी इवेपोरेशन। तो ये इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण के फेनोमेना पे काम करता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, Which of the following statements are true for pure substances? कौन सा कथन इनमें से सही है प्योर सब्सटेंसेस के लिए। प्योर सब्सटेंस आप कहाँ पर पढ़ रहे थे, जहाँ पर आपने मैटर का क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, मैटर को, पदार्थ को क्लासिफाई किया था फिजिकली और केमिकली, वहाँ पर आपका क्या आता है, प्योर सब्सटेंस आता है। और प्योर सब्सटेंस को आप कहते हैं कि ये सेम एक ही टाइप के आपके कणों से मिलकर के बना होता है। क्या कहा मैंने, प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ आपका बनता है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के, और वो कण क्या हो सकते हैं आपके, उनको बनाने वाले अवयवी घटक, जैसे ये पदार्थ है, ये कुछ अवयवी घटकों से मिलकर के बना होगा। तो शुद्ध पदार्थ को आप तत्व और कंपाउंड, यौगिक, दो रूपों में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो तत्व आपके किससे बनते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम से, ठीक है। जब आप तत्व की बात करेंगे तो ये एक समान परमाणुओं से बनता है, यानी सेम टाइप ऑफ एटम्स। और जब आप यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक आपका किससे बनता है, एक समान अणुओं से। ठीक है, तो ये सेम टाइप ऑफ एटम, ये सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, तो यानी एक समान अवयवी घटकों से आपके क्या बन रहे हैं, शुद्ध पदार्थ बन रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टेटमेंट आपकी क्या क्या है, प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो ये हमने बोला है कि जो आपका शुद्ध पदार्थ होते हैं वो एक समान अवयवी घटकों या एक समान परमाणु और अणु यानी कि कणों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सेकेंड है आपका, प्योर सब्सटेंसेज मे बी कंपाउंड और मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ आपके क्या हो सकते हैं, मे बी कंपाउंड और मिक्सचर, यौगिक और मिश्रण आपके हो सकते हैं। वहीं पर थर्ड है, प्योर सब्सटेंसेज हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। आपका जो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, उसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होता है, यानी कि आपका एक समान परमाणु है, तो एक समान परमाणु में का मतलब क्या है कि ये तत्व है, ये एक समान परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, यानी अरेंजमेंट सेम होगा। ठीक है, उसके बाद एक समान अणु का मतलब क्या है, जैसे हमने कोई कंपाउंड ले लिया H2O, तो इसमें H2O के ही मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो कंपोजिशन आपका थ्रू आउट द पूरा जो आपका थ्रू आउट द मिक्सचर आप बोलेंगे इसको, वो कैसा होगा, सेम होगा। ओके, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। देन प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकिल। तो इसमें निकिल को छोड़ करके बाकी सारे आपके
क्या बोला जा रहा है कि जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, प्योर सब्सटेंस में आते हैं। तो सारे एलिमेंट आपके प्योर सब्सटेंस में आते हैं, निकिल भी आपका प्योर सब्सटेंस में आता है। तो कौन कौन से, फर्स्ट और थर्ड आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कौन सा, ए में है फर्स्ट सेकंड, बी में है फर्स्ट थर्ड, सी में आपका थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, डी है सेकंड और थर्ड। तो क्या कहा हमने, पहला और तीसरा आपका सही है, तो ये बी वाला ऑप्शन है जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो आंसर पहला और तीसरा सही होगा। और आप प्योर सब्सटेंस के आगे ये लिख भी देंगे कि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, एक समान कणों से मिलकर के बने होते हैं। एक समान कणों से मिलकर बनते हैं और क्या होता है, इनका कंपोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम सेम होता है। ओके, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे आपका। फिफ्थ क्वेश्चन है ये, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। जब क्या करते हैं, किसी आयरन का कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है, यानी वस्तु है वो आयरन लोहे से बनी हुई है, उसकी रस्टिंग हो रही है, तो उसको क्या कहा जाता है, कोरोजन, एंड इट इज़ अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। इसको कोरोजन कहा जाता है, यानी कि संक्षारण, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। और वो एक फिजिकल चेंज एज वेल एज अ केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन भी है और साथ ही आपका रासायनिक परिवर्तन भी है। बी है डिसोल्यूशन एंड इट इज़ अ फिजिकल चेंज, इसको डिसोल्यूशन कहा जाता है और यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। सी कोरोजन एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज, यानी कि संक्षारण है और यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। डी डिसोल्यूशन एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज, डिसोल्यूशन है और यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। ओके, जीआईसी खालियो खेत, आवाज़ आ रही है, हाथ उठाइए अगर आवाज़ आ रही है तो। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने, जब हम रस्टिंग पढ़ रहे थे, हमने कहा कि लोहे की वस्तु किससे बनी हुई है, लोहे से बनी हुई है। और लोहा क्या करता है, एनवायरनमेंट में, आपके आसपास वातावरण में जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ साथ किसके, उसके अलावा जितनी भी नमी, मॉइस्चर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जिसे आप कहते हैं, यानी कि H2O। क्या कहा हमने, ये आपका कोई वस्तु है जो कि लोहे से बनी हुई है, Fe, और इसके आसपास इसको खुले में रखा गया है कहीं पर। ठीक है, तो वहाँ क्या होगी, आपकी O2 भी प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन, और साथ में नमी है हमारे वातावरण में, तो नमी का मतलब H2O, और ये आयरन यानी Fe। ठीक है, तो ये तीनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, आयरन के ऑक्साइड्स बना देते हैं, जो कि क्या है, जिसको आपका क्या कहा जाता है, रस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इन तीनों की रिएक्शन होगी O2 H2O Fe की, और क्या बनेगा, रस्ट बनेगा, जंग बनेगा। आपने देखा होगा लोहे की वस्तु के ऊपर लाल भूरे कलर का एक पाउडरी सा सब्सटेंस लगा रहता है। ठीक है, अगर कोई लोहे की वस्तु बहुत टाइम तक खुले में पड़ी हुई है, तो वो जो लाल भूरे रंग की परत बनी है वो किसकी है, इस रस्ट की है, यानी जंग की है। ओके, तो जंग लग गया है वस्तु में, ये तो क्या है, उस पदार्थ को कहा जा रहा है जंग, जो क्या हुआ है, बना हुआ है उस लोहे की वस्तु के ऊपर। ओके, जीआईसी खालियो खेत बातें नहीं करेंगे बच्चों, तो वो जंग है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, आपका कोरोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोजन, यानी कि संक्षारण। आप अपने आप नहीं पढ़ रहे हैं तो दूसरे को पढ़ने दीजिए, बातें मत करिए, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया रस्ट, यानी कि लोहे की वस्तु के ऊपर जंग की परत लगी है। तो जंग की परत यानी कि क्या है, वो जो आयरन का ऑक्साइड बना हुआ है। ठीक है, और उस प्रक्रिया जिसके कारण क्या हुआ, लोहे ने
कोई सपोज आपका लोहे का गेट था, ठीक है, आपने उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, तो लोहे का गेट खुले में पड़ा हुआ था, वो ऑक्सीजन से, पानी से क्या कर रहा था, अभिक्रिया कर रहा था, तो लोहे के गेट पे क्या हो गया, जंग लग गया, जंग की परत लग गई, जंग लग गई ये, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, उस प्रक्रिया को कहा जाएगा संक्षारण। अब आप देखते हैं कि जब जंग लग चुकी है तो क्या उसके बाद जंग लगने से रोका जा सकता है, या वापस आप वही लोहे के पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। तो जब हम केमिकल और फिजिकल चेंज पढ़ते हैं, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ते हैं, तो वहां पर हम कहते हैं कि एक नया पदार्थ फॉर्म हुआ है, दैट इज रस्ट। वो नया पदार्थ क्या है, जंग है। तो क्या वो नया पदार्थ कहाँ फॉर्म होता है, रासायनिक परिवर्तन में। जब हम कह रहे थे आपका दही से मक्खन बना है, या फिर आपने क्या कहा, जब आपने लकड़ियां जलाई तो बहुत सारे गैसेस प्रोड्यूस हुए, तो वो भी क्या था, आपका रासायनिक परिवर्तन था, यानी केमिकल चेंज। ओके, तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। यहाँ पर आयरन से ऑक्सीजन H2O से रस्ट बन गई, तो ये क्या है, नया पदार्थ। तो यानी संक्षारण हो रहा है, जंग लगने में संक्षारण हो रहा है, और संक्षारण कैसा है, एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी केमिकल चेंज है। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कोरोजन, एंड इट इज अ केमिकल चेंज। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, हिंदी में पढ़ते हैं बच्चों, तो लोहे पर जंग लगना क्या है आपका, कैसी प्रक्रिया है, लोहे पर जंग लगना या लगने की प्रक्रिया को, ऐसे लिख लीजिए, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके बच्चों, हिंदी में पढ़ते हैं तो हाथ उठाएंगे, नहीं तो हाथ नहीं उठाएंगे। हिंदी में पढ़ते हैं आप लोग, ऐसी खाल्यू खेत, ऐसी बछुआ बाण, हिंदी में पढ़ते हैं आप लोग, हाथ उठाइए। ओके, तो नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इन अ वाटर सुगर सोल्यूशन। वाटर सुगर सोल्यूशन यानी कि चीनी और पानी के विलयन में, किसमें, पानी, जल आप बोल सकते हो, जल, शुगर यानी शक्कर या चीनी, के सोल्यूशन, सोल्यूशन यानी विलयन में, विलयन में क्या होता है, तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। अ वाटर इज अ सोल्यूट, पानी आपका विलेय है। सुगर इज सॉल्वेंट, पहला है। बी है आपका वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सोल्यूट। सी है वाटर इज सोल्यूट एंड वाटर इज ऑल्सो सॉल्वेंट। डी नन ऑफ दीज। कुछ नहीं करना है, एक गिलास में पानी ले लीजिए, उसमें कुछ शक्कर डाल दीजिए, ठीक है, यही हो गया चीनी और पानी का घोल। ओके, आपने क्या किया, आपने लिया एक बीकर, इसमें लिया आपने पानी, और इस पानी में ऐड कर दिया आपने शुगर, ठीक है। तो क्या कहा हमने, चीनी और पानी का घोल बन गया। अब इस चीनी और पानी के घोल में जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है, और जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है। क्या कहा, जो अधिक मात्रा में आपको दिखेगा वो क्या होता है, विलायक, और जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होता है। कभी कभी आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी कहते हैं कि जो घोलने वाला होता है, घोलने वाला कौन है, पानी है, यहाँ पर पानी में चीनी घुल रही है, दैट मीन्स कि पानी क्या है, विलायक है, और चीनी क्या है, आपकी विलेय है,
ठीक है। तो विलायक कौन हो गया, जो आपका यहाँ पर जो पानी है वो विलायक है और चीनी क्या हो गई आपकी विलेय। तो विलायक यानी कि सॉल्वेंट, विलायक क्या है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। तो वाटर इज सॉल्वेंट इस वाले ऑप्शन में है आपका, एंड शुगर इज सोल्यूट। तो पानी क्या है आपका, यहाँ पर लिख लेंगे जल विलायक है और आपका शुगर क्या है, चीनी आपकी विलेय है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है आपका, आंसर है वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सोल्यूट, सी वाला ऑप्शन, सॉरी बी वाला ऑप्शन सर करेक्ट है, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन है आपका, द केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज, केमिकल सिंबल यानी कि रासायनिक जो प्रतीक हैं किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, लिखिए नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक। तो बच्चे नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, नाइट्रोजन गैस कहा है, नाइट्रोजन आपने एलिमेंट पढ़ा है, तो वो नाइट्रोजन ही है जो गैस, जिसको आप क्या बोलते हैं वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन है, जिसको आप 78% बोलते हैं, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन एलिमेंट ही है, तत्व जिसे आप बोल रहे हो, जिसको आपने क्या कहा कि एक जैसे परमाणुओं से मिलकर ये बना हो। अगर ये नाइट्रोजन है सपोज या कोई भी तत्व है, तो ये क्या होगा, एक जैसे परमाणुओं से मिलकर के बना होगा। एक जैसे परमाणुओं से क्या अर्थ है उसका, मतलब कि अगर मैं इसको तोड़ती जाऊं तो इसके इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स आएंगे जिनको आप क्या कहेंगे कि ये परमाणु है उसके, और वो सारे कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। एक जैसे किस सेंस में कहोगे, साइज उनका सेम होगा, परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होगा, परमाणु का क्रमांक एक जैसा होगा, यानी कि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आता है। उसी नाइट्रोजन की बात की जा रही है जिसको हम तत्वों में पढ़ रहे थे कि उसका अब प्रतीक क्या होगा। जब हमने कहा कि केमिस्ट्री में हर बार हम बड़े बड़े नाम नहीं लिख सकते, पूरा नाइट्रोजन नहीं लिख सकते, तो फिर किस चीज की खोज हुई कि सिंबल देंगे उनको, ठीक है। डाल्टन के कुछ सिंबल देखे हमने, जहाँ पर उन्होंने चित्र के द्वारा बताया था कि इसको आपका ऑक्सीजन कहा जाएगा, इसको हाइड्रोजन कहा जाएगा। तो फिर उसके बाद नया आपका सिंबल आया जहाँ पर हमने अल्फाबेट्स के रूप में क्या किया, नाम लिखने शुरू किए। तो वहीं पर नाइट्रोजन का नाम N से क्या होता है उसका सिंबल, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं Ni, N2, N+ और N। तो आपका नाइट्रोजन के लिए क्या आता है, N2 आता है, N, इसको डाई नाइट्रोजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाई नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और इस एक मॉलिक्यूल में आपके दो नाइट्रोजन के क्या होंगे, परमाणु होंगे, जो कि इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और उसके 2-5 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग 3 उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो फिर वो 3 अपने बगल वाले नाइट्रोजन से लेता है और इस प्रकार से बॉन्डिंग करता है, ठीक है। तो डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए सिंबल आता है आपका N2, ओके। चलिए क्या होगा, ये द्विपरमाणुक होगा, जहां पर हम कह रहे थे कि परमाणु को गिनिए और परमाणु को गिन करके बताइए कि किस प्रकार का ये आपका अणु है, ठीक है। तो ये अणु कैसा है, द्विपरमाणुक है। द्विपरमाणुक का मतलब दो परमाणु है, दो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, N2 यानी 2 NN, एक N का परमाणु दूसरा N का परमाणु, 2 N के परमाणु मिल करके, 2 नाइट्रोजन के परमाणु मिल करके, यानी सबसे छोटा पार्टिकल जिसे बोल रहे थे वो मिल करके एक पूरे डाई नाइट्रोजन का अणु बना रहा है। परमाणु परमाणु जुड़ेंगे तो अणु बनता है, आपको पता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सिंबल हो गया। 8th क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज, यानी सोडियम का रासायनिक प्रतीक, ये वही सोडियम है जिसको आप कहाँ पढ़ते हैं, मेटल्स नॉन मेटल में पढ़ते हैं
कि सॉफ्ट पाई जाती है, और ये खुले में अगर पानी के संपर्क में भी आती है तो आग पकड़ लेती है। क्यों? वैसे तो हम जनरली टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब आग लगती है, लेकिन सोडियम में पानी डालने पर या नमी के संपर्क में आने पर, हवा के संपर्क में आने पर आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है, एकदम से अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। सोडियम का रासायनिक प्रतीक, और कौन सा है ये सोडियम? वही जिसको आप नमक में, यानी कि आपका जब आप साधारण नमक, लवण या कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं तो वहां पर भी ये सोडियम आता है, जो Cl क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करता है और NaCl बनाता है, वही सोडियम है, ठीक है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक तो क्या लिखते थे वहां पर? NaCl। तो Na किसके लिए आता है? सोडियम के लिए आता है, ओके। तो आपके पास ऑप्शन है SOSD, Na और Na। तो आप कैसे लिखते हैं? N को कैपिटल लिखते हैं और A आपका स्मॉल लेटर्स में आता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ओके। चलिए नोट करिए जल्दी से। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द Mg एटम, यानी मैग्नीशियम के एटम में का इलेक्ट्रॉनिक वितरण, यानी इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो Kl में आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो किस प्रकार होता है? 282 में होता है। पहली K शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी L शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 ही आ सकता है 2n² के अकॉर्डिंग। फिर आपका जो L आता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 8 2 12 इसका इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन, और 12 को पहली K शेल में आपके 2, L में आपके 8 और M में आपके 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? किस प्रकार? ये न्यूक्लियस के बाहर K वाली शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर L शेल, इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन, और M में आपके फिर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया? Mg मैग्नीशियम का परमाणु हो गया, ठीक है। तो 2, फिर 4, 6, 8, 10 और 2 12, कितने हो गया इसका? 12 हो गया। परमाणु क्रमांक 12, उसमें प्रोटॉनों की संख्या 12, क्योंकि Mg पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12, इसी वजह से Mg एटम लिखा हुआ था। Mg पे प्लस आ जाता तो 1 इलेक्ट्रॉन हटा देते, Mg पर 2 प्लस आ जाता तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा देते, ठीक है। क्लियर है? तो होपफुली आज के सेशन में आपको यहाँ इतने क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।